तो डीपीपी कर ली सॉल्व? निकाल लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, परसों भेजी थी। क्या? हाँ। हाँ, पहले ये निकालो फिर सिंगेज, ये कम है ना। पेन दो। पेन। हाँ। चलिए, डीपीपी क्वेश्चन नंबर वन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं कि आपको पता है, एक मोटा जैकेट पहनने से अच्छा अगर आप दो पतले पतले चादर अपने ऊपर डाल लें तो आपको कम सर्दी लगती है कंपेयर टू एक मोटे जैकेट पहनने की अपेक्षा। क्यों? क्या? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कौन हीट का अच्छा कंडक्टर होता है। तो हीट का अच्छा कंडक्टर कौन होता है? मेटल्स, है ना। और एयर हीट का बैड कंडक्टर है। तो जब अपन दो पतले पतले चादर अगर ओढ़ के सोते हैं तो उनके बीच में एयर ट्रैप हो जाती है, और वो एयर को हीट एक्सचेंज करना ही नहीं आता, है ना। क्लियर है? ऐसे ही मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं, तो आपको उनके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन हीट का अच्छा कंडक्टर है और कौन बैड कंडक्टर है। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन नंबर वन, टू, थ्री, फोर, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, सिक्स। अरे हाथ उठाया करो ना। ये रहा ना तीसरा। फोर, फाइव, सिक्स, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व, थर्टीन, फोर्टीन, फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन, नाइनटीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी टू, ट्वेंटी थ्री। बस 22 क्वेश्चन थे क्या? अच्छा। कौन सा? 20, 22। तो एक बात बताओ, कितने लोग सॉल्व करके लेके आए हैं? पक्का? ठीक है, दिखाओ टेप। क्वेश्चन नंबर वन में कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? थ्री। थ्री में क्या बोल रहे हैं? एक आपको वेरिंग क्रॉस सेक्शन वाला कंडक्टर दे दिया है ना। ऐसा, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, और छोटा ही होता जा रहा है। और आर मेंटेन्ड एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड और 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन स्टेडी स्टेट। ठीक है। कुछ क्रॉस सेक्शन उन्होंने दिए हैं, एक ए बी क्रॉस सेक्शन दे दिया और एक सी डी क्रॉस सेक्शन दे दिया। ठीक है। और, और फिर पूछ रहा है किसका टेम्परेचर ज्यादा रहेगा कम रहेगा। अरे भाई, तो हमें कुछ नहीं पता, हमें तो इतना पता है स्टेडी स्टेट मतलब क्या, कि किसी भी जगह का टेम्परेचर बदलेगा नहीं, जितना है, लेकिन आपस में एक दूसरे से अलग अलग, और वो भी हीट के फ्लो की डायरेक्शन में जाने पे क्या होगा? डिक्रीज। तो सिंपल सी बात है, ये हायर टेम्परेचर हीट ऐसे फ्लो करेगी, तो इस वाले क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर कम होगा और इसका ज्यादा होगा। क्या? अगर हीट यहां से यहां जा रही है तो चाहे क्रॉस सेक्शन वेरी करे चाहे सेम हो, यहाँ की टेम्परेचर कम होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा होगा, तभी तो हीट फ्लो करेगी ऐसे। स्टेडी स्टेट का मतलब होता है
यहां का टेम्परेचर जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इस वाले से ज्यादा ही रहेगा। यहां का जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इसके आगे वाले से ज्यादा रहेगा। यहां का जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन इससे ज्यादा, इससे, इस वाले से कम, या ऐसा बोल दो इसका इससे ज्यादा रहेगा। टेम्परेचर किसी का ना बदलना और हीट के फ्लो होने की रेट कांस्टेंट है। हर सेकंड 5 जूल, हर सेकंड 5 जूल, 5 जूल पर सेकंड, हर सेकंड। इसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और स्टेडी स्टेट जब हीट फ्लो होती है, आप बताओ, सिंपल, अगर आपके, मेरी लाइफ में, चलो हम कमाते हैं, मेरी लाइफ में स्टेडी स्टेट इनकमिंग है और आउटगोइंग, जितना कमाते हैं उतना उड़ा देते हैं, तो क्या बदला मेरी जिंदगी में? कुछ नहीं बदला। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। समझ रहे हो? जितनी हीट आई आगे पास कर दी, है ना? तो टेम्परेचर नहीं बदल रहा स्टडी स्टेट में। और आपके केस में, सिलेबस में, अपन क्या पढ़ते हैं? स्टेडी स्टेट ही पढ़ते हैं। नहीं भी लिखा हो ना तब भी अपन क्या मानते हैं? स्टेडी स्टेट। समझ रहे हो? तो ये एक तरीके से आपको बस स्टेडी स्टेट का मतलब सिखाने के लिए क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है? तो क्या स्टेडी स्टेट का मतलब? हीट फ्लो की रेट सेम, हर जगह का टेम्परेचर सेम, लेकिन आपस में अलग अलग। तो किधर ज्यादा किधर कम, वो तो नॉर्मल सी बात है, कोई बता देगा। हीट के फ्लो की डायरेक्शन में जाओगे तो टेम्परेचर हमेशा क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और हीट के फ्लो के अपोजिट में जाओगे तो बढ़ता जाएगा। हाँ बोलो, क्या दे रहे हैं? सी में क्या है? द डिफरेंस अक्रॉस ए बी, टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज लेस देन दैट ऑफ अक्रॉस सी डी। ठीक है? उनने कुछ और पूछा है। उनने क्या पूछा? कुछ और पूछा, है ना? उनने क्या पूछा? टेम्परेचर का डिफरेंस। ठीक है? तो इस क्रॉस सेक्शन का मतलब एक पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, है ना? ठीक है? तो क्रॉस सेक्शन क्या होता जा रहा है दोस्त? कम होता जा रहा है। ठीक है? और क्रॉस सेक्शन कम होता जाएगा तो एरिया कम होने पे आप रिलेशन निकालोगे, तो रिलेशन क्या निकलेगा? है ना? नॉन यूनिफॉर्म है ना? ठीक है? और अपन से क्या पूछा गया? टेम्परेचर का डिफरेंस। तो हमें पता है डी क्यू बाय डी टी इक्वल्स टू आई, सॉरी, माइनस के ए डी थीटा बाय डीएक्स। दोनों स्ट्रिप्स की देखो उनने लेंथ सेम दी है, एक्स एक्स, कांस्टेंट हो गया। क्लियर है? मटेरियल वही है, स्टेडी स्टेट है। क्या है? स्टेडी स्टेट। ठीक है? तो जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया के, है ना? समझ रहे हो? तो जहां एरिया कम हो रहा है वहां टेम्परेचर का डिफरेंस बढ़ रहा है। समझ रहे हो? तो सिंपल है। तो एरिया आपको पता चल रहा है कहां पे छोटा क्रॉस सेक्शन है ना? समझ रहे हो ना? तो वहां पे टेम्परेचर का डिफरेंस। लेकिन इस बात में कोई कंजूसी नहीं है ना, इस बात में कोई डिप्लोमेसी क्या, कि पीछे वाले का ज्यादा कम रह जाएगा, आगे वाले का नहीं, वो कभी नहीं बदलेगा। आगे वाले का टेम्परेचर कम ही रहेगा, पीछे वाले का हीट फ्लो की डायरेक्शन में। समझ रहे हो? उसमें कोई चेंजेस नहीं है। समझ रहे हो? हाँ, टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहा है, वो भी नॉन, अगर यूनिफॉर्म होता ना तो अपन तो उसमें वो भी क्या कर देते, टेम्परेचर डिफरेंस कांस्टेंट कर देते, सेम कर देते। समझ रहे हो? लेकिन वो नॉन यूनिफॉर्म है, इसलिए एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनली रिलेशन लगाएंगे। ठीक है? चलो 3 के बाद 6 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ एंड रेडियस ऑफ टू रॉड, है ना, ऑफ सेम मटेरियल, तो के तो गया काम से, लेंथ का रेशियो दे दिया और रेडियस का रेशियो दे दिया। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ टू रॉड विल बी सेम, टेम्परेचर डिफरेंस भी सेम दे दिया। अब क्या बचा है यार? सब कुछ सेम दे दिया उनने। तो डी क्यू बाई डी टी, इसका रेशियो पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकंड थ्रू देम विल बी इन रेशियो, तो डी क्यू बाई डी टी का रेशियो पूछ रहा है। तो क्या तुम्हें नहीं पता चल रहा क्या? उनने इसको उड़ा दिया, मटेरियल उड़ा दिया,
किसका रेशियो दे रहा है, लेंथ का और रेडियस का। एरिया को क्या लिखो, पाई आर स्क्वायर। ये गया ये गया। तो जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस का स्क्वायर और लेंथ का इनवर्सली। तो क्या दिक्कत है, I1/I2 = R1² / R2²। कितना दिया, 2/3, तो 4/9। और L2/L1, L का उल्टा, 2:1, 8:9। 8:9। रेडियस का रेशियो कितना था, 2:3। और लेंथ उल्टा लिख दिया, लेंथ ये है, ये कितना है, 4:1। और ये 2:3, सॉरी 3:2। उल्टा लिखेंगे ना, L2/L1। तो ये आ गया, ये तो कुछ और आ गया, 1/4, 1/4, 3/8, ये आंसर है। ठीक है, लिख लो। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 6। और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, तो आपको ये घुमाना फिराना आना चाहिए, है ना। टाइम के साथ भी रिलेशन निकालते आना चाहिए आपको, है ना। टाइम के साथ भी देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये टाइम को उधर पहुंचा दो। टाइम भी है ना फॉर्मूले में, तो टाइम के साथ भी इनवर्सली, डायरेक्टली, वो सब पता होना चाहिए तुम्हें, है ना। चलिए, 10। The material used in manufacture of cooker must have coefficient of thermal conductivity और specific heat। आप बताओ, थर्मल कंडक्टिविटी मतलब क्या। थर्मल कंडक्टिविटी, हीट को कंडक्ट करता हो, है ना। तो हीट को कंडक्ट करने के लिए, भाई अब गैस स्टोव आपका जल रहा है, तो कुकर का मटेरियल ऐसा होना चाहिए तुरंत गैस से हीट लेके अंदर पहुंचा दे। तो क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होता था अपना स्पेसिफिक हीट, डेफिनेशन जरा रिवाइज करो। टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट लगती है। तो कैसा कुकर चाहोगे, कि सर ऐसा कुकर चाहेंगे कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने में पूरा सिलेंडर खत्म हो जाए, तो इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, क्योंकि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए सिलेंडर उड़ा दिया उसने पूरा। तो हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक हीट कम, कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में ही थोड़ी सी गैस ले सिलेंडर से, है ना। तो स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए, लो। और कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा, एटमॉस्फियर में कम से कम जाए, पूरा का पूरा जितना निकले। हालांकि ऐसा होता नहीं, क्योंकि अपन को पता है हीट को 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लॉस तो होगा, सराउंडिंग में जाएगा। तो जितना हो सके मैक्सिमम खींच ले और अंदर के मटेरियल को दे दे, ताकि वो मटेरियल उबल जाए। समझ रहे हो। तो हाई कंडक्टिविटी और लो स्पेसिफिक हीट। लो स्पेसिफिक हीट मतलब कम से कम हीट ले रहा है टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, है ना। चलो, तो ऐसा कुकर अपन खरीदेंगे। ठीक है, इसलिए मिट्टी के बर्तन से कभी अपन गैस पे नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा सिलेंडर खर्च हो जाएगा। हाँ, मिट्टी के बर्तन आप यूज कर सकते हैं कहाँ, चूल्हे पर। ठीक है, क्योंकि मिट्टी की कंडक्टिविटी तो बहुत ही हाई है, वो बहुत ज्यादा हीट खाएगी, देर से गर्म होगी, है ना। चलो, 11, है ना। क्यों, कैसे पता सर मिट्टी की कंडक्टिविटी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है और कंडक्टिविटी कम होती है। सिंपल, गांव वालों को पता है तो हमें क्यों नहीं पता। घर कैसे बनाते थे पहले लोग, अब होशियार हो गए, सीमेंट के बनाने लग गए, इसलिए गर्मी में करते मर गए, एसी लगवाओ। पहले लोगों को एसी की जरूरत नहीं थी, क्यों, उन्हें पता था मिट्टी का बनाओ। समझ रहे हो, मिट्टी का घर बनाओ तो उसकी स्पेसिफिक हीट हाई है, बहुत देर में गर्म होती है, सूरज पगला जाएगा, मिट्टी गर्म नहीं होगी। समझ रहे हो। हम्म। अच्छा वही है क्या। हाँ, कीचड़ के घर मड़ के क्यों बनाए, मिट्टी के क्यों बना देते हैं ना, वही क्वेश्चन है सेम। चलो, 11।
On a cold morning, a person will feel metal surface colder to touch than a wooden surface because, तो क्योंकि मेटल की कंडक्टिविटी ज्यादा है भैया, इसलिए जल्दी वो ठंडी या गर्म हो जाती है। मड हाउसेस ये कर ही लिया आपने, है ना? चलिए 13 पर। The ratio of coefficient of thermal conductivity of two different material is 25:9. If the thermal resistance of the rods of same area of these material is same, resistance same है, area भी same है, then what is the ratio of length? तो क्या बचा अब? R इक्वल टू सबको बताया L बाय मटेरियल गया, एरिया गया, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, है ना? और रेजिस्टेंस भी सेम है, तो लेंथ भी सेम होगी, बचा ही कौन पिक्चर में? लेंथ भी क्या उनकी सेम, तो 25:9। 15, तो 15 तो कल किया था अपन ने। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द हीट करंट फ्लो थ्रू द कर्व लोअर पार्ट, नीचे वाले पार्ट से कितनी फ्लो होगी, है ना? तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आप खुद सोचो, नीचे वाले पार्ट से निकालने की जरूरत होती और हम निकाल भी लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने लेंथ को कैसा बांटा? इक्वल इक्वल, 90-90, और मटेरियल तो सेम ऑलरेडी है ही, क्रॉस सेक्शन में आपने कोई छेड़खानी करी नहीं, तो करंट का डिवीजन भी सेम सेम हो जाएगा, 90-90। हाँ, निकालने की जरूरत पड़ती है अगर आप ऊपर, मान लो टोटल कितना था, 180 था ना, अगर आप नीचे कर देते 100, ऊपर कर देते 80, हाँ तब हमें जरूरत पड़ती निकालने की, है ना? समझ रहे हो? क्लियर है? ठीक है, चलो। तो आपको हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाई नहीं है, इसलिए हम घुस नहीं पा रहे, और वरना इसको हम और अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं ना। देखो कैसे, ध्यान से सुनना, जिनको समझ में आ जाए ठीक है, और नहीं आता समझ में तो कोई दिक्कत नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी जब पढ़ेंगे ना तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। जैसे देखो, रॉड है 30 सेंटीमीटर, ठीक है, और फिर ये 45-45 में बांट दिया, हम मान रहे हैं इसको 50-50 या 60-60, 120 यहां दे दिया और एक 60 केवल यहां दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत? और ये 30 सेंटीमीटर। अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब क्या करते, है ना? और यहां से हीट चली कितनी, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है और ये 0 पर है, और हीट उन्होंने आपको खुद दी है कि ए और बी के बीच में कितनी हीट फ्लो हो रही है, 180। जो हीट करंट है वो कितना फ्लो हो रहा है, 180 वैट, है ना, जूल पर सेकेंड। मतलब ये क्या है, डी क्यू बाय डी टी। बहुत ध्यान से सुनना दोस्त, है ना? अगर आप ये समझ गए तो आप, अच्छी बात है आपके लिए, है ना? चलो, तो ध्यान से सुनो, करंट चला, कितना करंट चला, 180 एम्पियर चला, है ना? कुछ भी बोल लो, हीट के फॉर्म में वैट बोलते हैं और वैसे एम्पियर बोलते हैं। तो 180 एम्पियर चला, आगे जैसे ही पहुंचा वो, उसके पास कितने रास्ते, दो, है ना? दो रास्ते, और ये दोनों दिख जरूर रहे अलग अलग, लेकिन वो तो 60-60 120, ठीक है, वो एक ही रास्ता, वो सीरीज में है। तो कुल मिला के अगर आप चाहो तो इसको ऐसा कनेक्ट कर सकते हो आप, 120, समझ गए? है ना? वो केवल डराने के लिए उन्होंने डिजाइन बना दी, और इससे भी कुछ नहीं कि आप वायर को चाहे ऐसे ऐसे करके कर दो, ये टोटल लंबाई 120, ये टोटल 160, तो वो 60, तो कैसे भी जोड़ दो, ये उनकी डिजाइन है। आपको डर लग रहा है तो आप इसको ऐसे कर लो और इसको भी ऐसे कर लो, ये केवल डिजाइन, वायर को मोड़ देने से ऐसे कुछ नहीं हो जाता। बात समझ रहे हो? होता है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, है ना? वायर को सीधा यूज करने से और वायर को ऐसे 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 यूज करने में बहुत फर्क पड़ता है ना? लॉसेस में कमी आती है, लॉसेस बढ़ जाते हैं, ये सब पढ़ोगे आप, लेकिन अभी फिलहाल अपने लिए सब बढ़िया है, ठीक है। अपने लिए अगर कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा वायर लगा हुआ है तो अपन उसको क्या करेंगे, सीधा करके लगा लेंगे, ठीक है।
अच्छा अब एक बात सुनो, पैरेलल में है दोनों, दोनों टुकड़े, तो पैरेलल में है, तो देखो इस वाले का ये टुकड़ा और इस वाले का ये वाला एंड और ऊपर वाले का ये वाला एंड और ऊपर वाले का ये सेम जुड़े हुए हैं, तो मतलब टेम्परेचर डिफरेंस दोनों के क्या रहेंगे, सेम। और आपको हमने पढ़ाया भी था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में टेम्परेचर डिफरेंस सेम रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस ऐसा लगता है जैसे बैटरी दोनों से जुड़ी हुई है, बैटरी इस वाले रजिस्टर से भी जुड़ी हुई है और बैटरी उस वाले रजिस्टर से भी डायरेक्ट जुड़ी हुई है। ये सिखाया था कि नहीं? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। क्या रहता है, सेम। तो बढ़ता क्या है, बढ़ता है करंट। और सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है ना? सही है। तो ये बटेगा, ये बटेगा, सही है। तो अब ये बटेगा, तो अब ध्यान से सुनो, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, जिसको आप क्या लिखते हो, डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन एल बाई के ए। सही है। तो ये इसने तो धोखा दे दिया, ये तो क्या हो गया, तो आई जो बटेगा वो किसके अकॉर्डिंग बटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। किसके अकॉर्डिंग बटेगा, आर के अकॉर्डिंग। जिसका आर ज्यादा उसको करंट मिलेगा कम, और जिसका आर कम उसको करंट मिलेगा। तो आप बताओ अब आर क्या होता है, एल बाय के ए। तो के और ए की तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, मटेरियल सब जगह सेम है, क्रॉस सेक्शन सब जगह उन्होंने सेम रखा है। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो लेंथ ज्यादा किसकी है, ऊपर वाले की, तो ऊपर करंट जाएगा कम, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, जिसकी लेंथ ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो उसको करंट मिलेगा कम। मतलब डी क्यू बाई डी टी, मतलब हीट फ्लो की रेट ऊपर क्या रहेगी, कम। सिंपल, करंट का स्वभाव इंसानों जैसा होता है, जहां मेरा अपोज ज्यादा वहां हम जाएंगे कम। हम क्यों जाएंगे वहां पे, और जहां मेरा अपोज कम वहां हम खूब डेली पड़े रहेंगे वहीं पे। ठीक है। तो यहां लेंथ कम है, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, लेंथ कम तो रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट ज्यादा। तो कभी अगर तुमसे इन दोनों का करंट पूछा जाए, तो चार ऑप्शन में एक ही ऑप्शन ऐसा जिसमें यहां कम, यहां ज्यादा करंट है और वहां कम है, वो टिक कर देना। चलो अब निकालना सीखते हैं। सर ये तो ठीक है, मैं समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। आर इक्वल टू एल बाय के ए, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, इतना समझ में आ गया। चलिए हमें क्या पढ़ना है, करंट। और करंट का डिवीजन हमने पता लगा लिया, किसके अकॉर्डिंग होगा, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। और रेजिस्टेंस मतलब लेंथ, रेजिस्टेंस मतलब लेंथ, भाई भाई ये दोनों। ठीक है। तो दोस्त आज हम एक ऐसी चीज आपको बता रहे हैं जो फिजिक्स में बहुत काम आती है, और वो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही पढ़ी जाती है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो क्या है वो चीज, ध्यान से सुन लो, है ना। तो वो चीज आप आपके जहां डेट लिखते हैं ना वहां लिख भी लेना बाद में। जैसे मान लो इन सीरीज, ठीक है, इन सीरीज V इक्वल्स टू आई आर होता है ना। तो I क्या हो गया, सेम। I क्या हो गया, सेम। और कौन बढ़ता है सीरीज में, पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ता है। करंट सेम रहता है सीरीज में, I क्या रहता है, सेम, और पोटेंशियल बढ़ता है ना। सही है। तो अब बढ़ता है तो आपसे ये पूछा जाएगा किस पे कितना जाएगा, किस पे कितना जाएगा, समझ गए। तो कैसे निकाला जाता है, ध्यान से सुनो। तो हमने पता लगाया करंट सेम, तो पोटेंशियल बढ़ेगा किसके अकॉर्डिंग, और करंट भी किसके अकॉर्डिंग, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। बस फर्क इतना है कि पोटेंशियल इस तरीके से बढ़ता है कि जहां रेजिस्टेंस ज्यादा पोटेंशियल भी ज्यादा, है ना। और रेजिस्टेंस ज्यादा कहां रहेगा, जहां लेंथ ज्यादा। ठीक है। हालांकि ये तो अपने पैरेलल में है तो यहां मत सोचना वो। अच्छा, और जहां रेजिस्टेंस कम वहां पर पोटेंशियल भी कम, और पोटेंशियल कम मतलब अपन पोटेंशियल किसका नाम है, टेम्परेचर डिफरेंस। हाँ, तो जहां रेजिस्टेंस कम वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस भी कम, और टेम्परेचर डिफरेंस कम मतलब वहां पर अरे करंट तो सेम रहेगा, सीरीज है ना। ठीक है। तो अब इनको बांटते हैं, तो देखना अब तुमसे पूछा जाएगा
कि इस सेक्शन में कितना टेम्परेचर डिफरेंस रहेगा, इस सेक्शन में कितना रहेगा, इस सेक्शन में कितना रहेगा, तो आपको पता चल गया रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग बांटना है। तो कैसे बढ़ता है, ध्यान से सुनो। किसको बांटना है, पोटेंशियल को। किसको बांटना है, पोटेंशियल को, है ना। तो ध्यान से सुनना, किसी पर्टिकुलर सेक्शन का पोटेंशियल इज इक्वल्स टू उस सेक्शन का रेजिस्टेंस, है ना, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, मान लो दो ही सेक्शन है, इनटू जितना पोटेंशियल बांटना चाहते हो वो टोटल पोटेंशियल, है ना। आर की जगह क्या लिख सकते हो, और एल, क्योंकि के और ए तो हम क्या मान के चल रहे हैं, सेम। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा क्या। दूसरे सेक्शन में कितना पोटेंशियल जाएगा, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, तो उसका रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल पोटेंशियल, कितने पोटेंशियल को बांटना चाहते हैं। इस तरीके से वो पोटेंशियल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंस बांटा जाता है। किसमें, सीरीज में। अभी आपको बांट के भी दिखा देंगे, ठीक है, एक क्वेश्चन लेके। हाँ, यहां पे क्या बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है, और पोटेंशियल क्या है, सेम। चलो इन पैरेलल, ध्यान से देखना, इन पैरेलल, इन पैरेलल। तो पूरे फिजिक्स के लिए याद रखो, अगर किसी चीज को बांटना है और वो जिसके अकॉर्डिंग बढ़ता है उसके साथ उसका रिलेशन अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है, किसी चीज को आपको क्या करना है, बांटना है, और वो जिसके अकॉर्डिंग बढ़ता है उसके साथ उसका रिलेशन कैसा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऐसे ही बांटना होता है। चलो पहले वाले को कितना मिलेगा, उसी का रेजिस्टेंस, मतलब उसी की, जिसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है उसी की वैल्यू, अपॉन टोटल वैल्यू इनटू टोटल कितना बांटना चाहते हो। दूसरे वाले को कितना मिलेगा पोटेंशियल, तो किसके अकॉर्डिंग बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो उसी का रेजिस्टेंस दूसरे वाले का, अपॉन टोटल इनटू टोटल कितना बांटना चाहते हो। अब पैरेलल में आ जाओ, पैरेलल में फिर से लगाया V इक्वल्स टू आई आर, तो इस बार वोल्टेज सेम और I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस बार सबको पता है V क्या रहने वाला है, सेम, और I क्या होने वाला है, डिवाइड, और वो भी किस तरीके से डिवाइड होने वाला है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। I बांटना है, किसके अकॉर्डिंग बांटना है, हमें पैसे बांटना है, क्या देख के, शक्ल देख के, है ना। तो करंट बांटना है रेजिस्टेंस देख के, और रिलेशन क्या है, अच्छी शकल कम पैसे, बुरी शकल बढ़िया ज्यादा पैसे, तो इलाज करा लो। बताओ, ऐसे बांटना पैसे, समझ गए। हाँ, ईमानदारी बेईमान ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब यहां कैसे बांटेंगे, ध्यान से सुनना। चल आजा बेटा, पहला वाला, तो इनवर्सली, तो पहले वाले को करंट देना है, लेकिन रेजिस्टेंस ऊपर आएगा दूसरे वाले का, और नीचे वही टोटल रेजिस्टेंस, और इनटू किस चीज को बांटना चाहते हो, वो टोटल। देख लो, फॉर्मूला समझ पा रहे हो, फॉर्मूला समझ पा रहे हो। वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो जिसको बांटा ऊपर उसी का रेजिस्टेंस आया, और नीचे कितने लोगों में बांटा इनटू टोटल कितना बांटा। अच्छा, दूसरे वाले को कितना करंट मिलेगा, तो दूसरे का रेजिस्टेंस, सॉरी, पहले का रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल कितना करंट आप बांटना चाहते हो। चलिए अब इस क्वेश्चन को अपन पूरा सॉल्व करते हैं, ठीक है। हम्म, तीन से ज्यादा हुए, नहीं तीन से ज्यादा, तीन से की ज्यादा फिर अलग मेथड है। तो आपसे थर्मल कंडक्शन में इतना, इससे ज्यादा नहीं घुसेंगे, है ना, कि तीन तीन चार चार रेजिस्टेंस उन्होंने लगा दिया और फिर आपसे बंटवा रहे हैं। फिर तो वो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब पारंगत होके आओगे तब थर्मल कंडक्शन का क्वेश्चन निपटा पाओगे, है ना। तो इसीलिए ये चैप्टर आपका इसलिए स्टार्ट किया गया था क्योंकि इसका मैकेनिक्स से कोई लेना देना नहीं था ना, थर्मल फिजिक्स का। और आप लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि मैकेनिक्स मैकेनिक्स नहीं पढ़ना मैकेनिक्स, तो इसलिए ये ऐसा पोर्शन आपका थर्मल फिजिक्स स्टार्ट किया गया जिसमें मैकेनिक्स बहुत ना के बराबर था, है ना। और अब पढ़ने का ऑर्डर क्या होता है, पहले मैकेनिक्स खत्म करते हैं, फिर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स खत्म करते हैं, और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, ठीक है, डायरेक्ट थर्मल पे आ गए। तो इसलिए करंट इलेक्ट्रिसिटी अपना मिसिंग है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे बस यहीं तक रहेंगे, ज्यादा अंदर अभी नहीं घुस पाएंगे, ठीक है। तो जब तीन तीन चार चार रेजिस्टेंस होते हैं, पांच पांच रेजिस्टेंस, तो वहां पे वोल्टेज और करंट कैसे बढ़ते हैं ये अपन वहां सीखेंगे,
यहां नहीं सीख पाएंगे, है ना। और वहां सीख जाएंगे फिर आप ये क्वेश्चंस भी आराम से कर लिया करोगे। ठीक है। चलिए, तो दो में बांटना है, तो बांट दो अब। क्या बांटना है आपको? करंट। टोटल कितना है? 180। और दोनों में बांटना है किसके अकॉर्डिंग? रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, है ना। और रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं आता, रेजिस्टेंस लेंथ के हिसाब से आता है ना। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है थर्मल में वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अपन ऐसा लिखते हैं क्या कि करंट का डिवीजन होगा, पैरेलल में है ना, तो लेंथ के इनवर्सली के अकॉर्डिंग, लेंथ के, चलो बंटवा दो। तो पहले वाले को कितना मिलेगा? ऊपर इसको 1 बोल दिया हमने, और इसको, चलो तो ऊपर से कितना करंट जाएगा? दूसरे की लंबाई अपॉन टोटल लंबाई इनटू टोटल करंट, इनटू टोटल करंट, ये कैंसिल आउट हो गया। तो करंट गया 60 वैट। तो 180 में से 60 वैट कहां चला गया? नीचे, ऊपर। अब I2, तो उसका रेजिस्टेंस, उसकी लंबाई अपॉन टोटल, क्या, इसकी लंबाई, अब वो कुछ भी कर लो लेकिन हम वो बोल रहे हैं ना। तो इसका करंट तो उसकी लंबाई अपॉन टोटल लंबाई और इंटू टोटल करंट, तो ये कितना आ गया? 120 वैट आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है। तो जिसकी लंबाई कम है उसमें करंट जा रहा है ज्यादा। तो उसकी लंबाई कम है मतलब रेजिस्टेंस भी कम है, और रेजिस्टेंस कम है तो करंट जाएगा ज्यादा। ठीक है। तो अभी लेकिन उनने कितना आसान क्वेश्चन दिया, दोनों तरफ लंबाई सेम थी तो करंट का भी डिवीजन इक्वल कर दिया। ठीक है। और करके देख लो, देख लो, लंबाई सेम, 90 90 बांटा था ना, 90/180 इंटू 180, 180 कैंसिल आउट, 90 एम्पियर। और इधर भी 90। ठीक है। तो इस चीज को लिखना चाहो तो, या फिर नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि बात बस कुछ दिन की है, आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से स्टार्ट होगा। ठीक है। हाँ, ये सब वापस आएगा, ये पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा वापस, है ना। हाँ, चाहो तो लिख लो ये नोट करके। हम्म। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। आर को तो एल लिखेंगे ही, क्योंकि आर का फॉर्मूला ये L/K A। जिसका एल ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, और जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा, लेकिन कॉम्बिनेशन, सीरीज, हर जगह नहीं, सीरीज में, है ना। सीरीज में, सीरीज में अगर आपकी लंबाई ज्यादा है एक रॉड की और एक रॉड की कम, तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ए, बी और सी, बताइए ए बी और बी सी में किसका टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा है? ए बी का। सीरीज में कनेक्ट है पहली बात तो, और सीरीज में कनेक्ट है तो करंट क्या रहेगा? सेम। क्या अलग रहेगा उनका? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या अलग रहेगा? ए बी का टेम्परेचर डिफरेंस और बी सी का टेम्परेचर डिफरेंस क्या रहेगा? अलग अलग। और किसके अकॉर्डिंग बटेगा? आर के अकॉर्डिंग, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो इसका मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल हो गया। तो जिसकी लंबाई ज्यादा उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी ज्यादा, और जिसकी लंबाई कम उसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस भी कम। सिंपल। ठीक है। लेकिन रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या रहेगा? वो सेम ही रहेगा, क्यों? सीरीज में। ठीक है, बोलो। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो सेम ही रहेगा, जितना एबी से उतना बीसी से, क्योंकि कैसे जुड़े हैं वो? सीरीज से, है ना। करंट तो सेम ही रहेगा। रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट तो किस पे डिपेंड करेगा? इस पॉइंट और इस पॉइंट के टेम्परेचर डिफरेंस में। चलो, ये 13 था तुम्हारा। ये खोलना।
ये 15 हो गया। एरिया अगर डिफर करेंगे ना वो, तो आपको यहाँ पे फिर अपॉन में एरिया भी लिखना पड़ेगा उसमें। तो जैसे तुम, हाँ, तो पहले आर निकाल लो यहाँ से, है ना। दोनों के R1 R2 निकाल के फिर वहां पुट करो। ये आर तो जो हमने लिखा है ना, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से लिख दिया है। ये आर किसके हिसाब से लिखा है? वहां पे आर चलता है, यहाँ पे एल और के और ए चलते हैं, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L/K। तो आप ऐसा लिखने के बाद फिर यहां पर भी R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, L2/K2A2। या फिर अलग से निकाल के ले आओ, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16। मिटा दें ये, जल्दी लिखो। और ज्यादा टेंशन मत लो, ये सब अपन पढ़ेंगे। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आते ना, तो ये सब चीजें वैसे ही आपको समझ में आ जाती फोकट में ही। समझ रहे हो? अभी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्यों? क्योंकि पहली बार देख रहे हैं ना। ठीक है। और वहां पे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, उसके बाद कैपेसिटर पढ़ेंगे, फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इतना सब कुछ पढ़ते पढ़ते करंट इलेक्ट्रिसिटी के बाद भी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में 2-3 महीने लग जाते हैं। समझ रहे हो? करंट इलेक्ट्रिसिटी आप जिस दिन पढ़ लोगे ना, उसके बाद भी अपन को मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, मैग्नेटिज्म, एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से आपका सफर चालू होगा, बीच में कैपेसिटर का जंक्शन आएगा, और ऐसे होते हुए फिर ये खत्म करते हुए तब यहां पहुंचते हैं। समझ रहे हो ना? और तब तक यहां पढ़ाई गई चीज तब तक इतनी बार यूज होती है, इतनी बार यूज होती है सब जगह, कि वो रट जाती है, तो फिर यहां आते आते बहुत इजी लगने लगती है। और आपने पहली बार में यहां पढ़ ली, तो थोड़ा सा तो मुश्किल लगेगा। ठीक है। लेकिन फिर भी इतना मुश्किल नहीं है वो, ठीक है। इस चैप्टर इस चैप्टर के बाद आपका अभी और बचा है ना ये, रेडिएशन। रेडिएशन पूरे एक हफ्ते चलेगा, नेक्स्ट वीक से। रेडिएशन के बाद फिर आपका थर्मल फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक चालू होगा। अच्छा हाँ, आपका मैकेनिक्स बचा है, देखेंगे। मैकेनिक्स तो शाम को चल ही रहा है ना। वर्क एनर्जी, पावर, वर्क एनर्जी सब खत्म ही हो गया, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है। उसमें आया करो सभी लोग, सोमवार से गुरुवार तक। चलिए, 16। द रेट ऑफ फ्लो हीट थ्रू सिलिंड्रिकल रॉड इज Q1। टेम्परेचर ऑफ द एंड ऑफ रॉड आर T1 एंड T2। ये लो, टेम्परेचर डिफरेंस T1 और T2, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दे दिया Q1। लीनियर डायमेंशन ऑफ द रॉड बिकम 4 टाइम्स। लीनियर डायमेंशन क्या कर दिए, तो क्लास में कराया था ना, एक क्वेश्चन कराया था ना। 4 टाइम्स, टेम्परेचर डिफरेंस रिमेन सेम, तो रेट ऑफ फ्लो। लीनियर डायमेंशन तो उसमें रेडियस भी आती है, क्या आती है ना। ये सब कुछ क्या कर दिए, 4 टाइम्स। मतलब रेडियस हो गई उसकी, पहले मान लो R थी, अब कितनी हो गई, और लेंथ हो गई 4L। सही है। तो हीट कितनी हो जाएगी? ठीक है। तो अपन को पता है हीट इज इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, पूछ रहे हैं ना। हम्म। Ka d थीटा/dx। डी थीटा गया, के गया। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट को ही उनने क्यू बोल दिया, ऐसा मत सोचना कि हमने dQ/dt नहीं लिखा, ये क्यू जो है वही dQ/dt है ना। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है एरिया अपॉन लेंथ। और एरिया को क्या लिख सकते हैं, R²। सिलेंड्रिकल है ना, तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन रहेगा।
है ना। ये का तो लाइट आर चालू स्क्वायर है। अपॉन एल, तो आर स्क्वायर जाओ दे। 4r16 आ, बनेगा, और 16r² अपॉन 4l, तो 4r² अपॉन एल मतलब 4q1, कितना हो जाएगा? 4q1, लिख लो। 16 के बाद 19 पे आ जाओ। 19 पे आ जाओ, चलो देखो। क्वेश्चन नंबर 19। चलो देखो, अब जैसे हीट इस दरवाजे से घुस रही है, तो आप इस दरवाजे के अगर ऐसे इसको अच्छे से देखो, तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्रॉस सेक्शन काट सकते हो, है ना। तो ऐसे ही क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखाए गए हैं, और हीट ऐसे करके यहां से घुसेगी, है ना। ठीक है, तो हीट यहां से घुसेगी, ये बीच में मीडियम है। पहले कोई मटेरियल है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी के है, इसका 2k है, फिर k है, फिर 2k है, और ऐसे हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जा रही है, और ये नेगेटिव कोई और आगे चलता जा रहा है। ठीक है, चलिए, तो आपसे ये बीच में कोई जंक्शन है, वहां का टेम्परेचर पूछा है, तो आपको पता है ये सब कैसे जुड़े हुए हैं, सीरीज में कैसे जुड़े हुए हैं, है ना। तो इन सबकी हीट क्या रहेगी, रेट करंट क्या रहेगा, सेम। तो आप क्या करो, इसका करंट, इस वाले मटेरियल का करंट, और इस वाले मटेरियल का करंट, और इस वाले मटेरियल में ही थीटा आ गया अपना, या आप चाहो तो इसका इसका, इसमें भी थीटा आ रहा है, तो कोई से भी दो मटेरियल का उठा के करंट क्या कर दो, सेम। तो I1 इक्वल्स टू I2, हमने इसी का कर दिया, यहां का करंट इज इक्वल्स टू यहां का करंट। तो इसमें यहां से यहां पहुंचा, तो क्या लिखोगे, के ए, सबके क्रॉस सेक्शन सेम है, यहां से स्लाइस कट करोगे तो सबका रेक्टेंगुलर शेप ही निकलेगा ना। और डी थीटा, टेम्परेचर डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 - 20, है ना, अपॉन एल, है ना, एल उसकी विड्थ, तो सबकी विड्थ मेरे ख्याल से सेम दी है ना, इज इक्वल्स टू, इसके लिए क्या लिखोगे, 2k a थीटा -10 अपॉन एल, 2ka अपॉन एल, 2ka अपॉन, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -10, और ये 2 थीटा -20, इधर आके कितना हो जाएगा, +10, और थीटा कितना बचेगा, 5। ये आंसर है आपका, थीटा आ गया 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये 5 है। ठीक है, लिख लो, लिखो जल्दी, जल्दी लिखो, 20। क्या क्या, हाँ बिल्कुल, कैसे भी लो, आंसर नहीं आ रहा क्या उससे, करंट तो सेम है, तुम इसका और इसका करंट सेम कर दो, तब भी वो बीच में आ रहा है ना, वो भी आंसर आएगा।
लास्ट क्वेश्चन क्या? 22। वाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स, क्योंकि उनके पास क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, है ना? हाँ, क्या बोल रही हूँ? किसमें? हम्म। जरूरत तो है, लेकिन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना? तो अपन को पता नहीं चल रहा वो, वरना जरूरत तो रहेगी। हाँ, निकालो सिंगेज जल्दी। सिंगेज निकालो सभी लोग। सिंगेज। सिंगेज निकाल लो। हाँ। हाँ। सिंगेज में हमने क्वेश्चन नंबर बोल के दिए थे क्या? लिखे थे क्या तुमने? कौन से क्वेश्चन थे? देखो। चलो। 22, 23, 22, 23। हाँ। 25, 25, 27, 29, 30। 30। चार क्वेश्चन है बस, और किसी का? आ गया तुम्हारा? चलो। देखो। हम्म। ये बड़ा। चलो, अरे बातें बंद करो। 25। सुन लो। क्या बोल रहे हैं 25 में? कंसीडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर। द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ बेंट पार्ट, ये निकालना है। तो देख लो, ये कितना है? 5, है ना? नहीं, ये 5 नहीं है, ये 20 है। ये 5 है, ये भी 5, और ये फिर से, और ये 60, तो ये भी 60, और ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। तो यहां से हीट चल रही है, ये एक एरो इसका उल्टा लग गया है, वो ऐसा है, और यहाँ पे दोनों मिलके फिर ऐसे आगे चले जाएंगे। सही है? वो एरो उल्टा है, वो खुद सोच सकते हो। वो एरो ऐसा उल्टा के इस वाली हीट से लड़ेगा थोड़ी, है ना? चलिए, क्या पूछा गया आपसे? बेंट पार्ट से कितनी हीट फ्लो हो रही है? अभी कराया थोड़ी देर पहले ही। हाँ, वो एरो पलट लो बस, और कुछ नहीं। हाँ, ये भी दिया है अपन को। इफ द टोटल हीट टेकन आउट पर सेकेंड फ्रॉम द एंड एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 130 जूल। चलो, अरे सुनते ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसे क्वेश्चन को किया, फिर से आ गया आपके पास। सुने ध्यान से। ये कितना है? 130, और बढ़ गया, और वापस जब यहां पे मिलेगा सब कुछ, तब भी कितना हो जाएगा? ठीक है, जूल पर सेकंड। जूल पर मतलब वैट, करंट एम्पियर बोल दो। अच्छा, अब एक बात बताओ, 130 चला तो 130 पहुंच रहा है। अब ये बटा दो लोगों में, एक 60 लेंथ का है और एक 70 लंबाई का, देखो। 5, 65, टोटल कितना हो गया? तो इस क्वेश्चन को ऐसे बना दो जैसे अभी आपने किया था। 70 सेंटीमीटर और नीचे
60 सेंटीमीटर। ठीक है। और अभी आपको पता चला कि पैरेलल में करंट बढ़ता है, पोटेंशियल सेम रहता है ना। और पैरेलल में करंट बटेगा, और वो भी V इक्वल्स टू आई आर, वोल्टेज सेम रहता है और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और के और ए सबका सेम है, तो और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो करंट भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो लेंथ के अकॉर्डिंग बांट दो। इनवर्सली वो भी कैसे बांटोगे? तो हमें निकालना है ऊपर वाले का, तो रेजिस्टेंस ऊपर किसका आएगा? नीचे वाले का। तो ऊपर वाले का आई अपर लिख दिया हमने, क्या लिख दिया? तो लेंथ आएगी नीचे वाले की कितनी? 60 अपॉन टोटल लंबाई, उन दोनों की टोटल लंबाई 60 प्लस 70, 130 इंटू 130। टोटल करंट कितना है? 130। तो भैया ऊपर से जाएगा 60 वेट, और 130 में से 60 उधर चला गया, तो नीचे कितना जाएगा? 70। तो लोअर वाले का आएगा 70। देख लो क्या है। हाँ तो भैया तुम्हें जो पसंद हो वो लगा दो। आगे दोनों आंसर। ठीक है। क्या कर पाओगे क्या? अगर हम्म बोलो। हाँ, तो आर की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एल लिख सकते हैं, क्योंकि आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। तो हमने आपसे बोला नहीं था, या तो आप अलग से रेजिस्टेंस निकाल के ले आओ, और नहीं तो फिर एल की, आर की जगह आप एल लिख सकते हैं। ठीक है। आर की जगह क्या लिख सकते हैं? एल, क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लंबाई। ऐसा ही है, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भर भर के हैं आज के पेपर में, ध्यान रखना। ठीक है। नहीं, टारगेट टारगेट के नहीं है, यही क्वेश्चन है। हाँ। हम्म सुनो, 27 आपको अभी छोड़ना ही होगा। 27, 29, 30 ये सब छोड़ने होंगे। आपने कभी व्हीटस्टोन नाम का सुना है? हाँ, व्हीटस्टोन नाम सुना है? व्हीटस्टोन। ठीक है, अभी वो सब छोड़ दो, ये अलग चीजें हैं कुछ जो अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे। हम्म नहीं, वो अलग तरीके से होता है, वही पता नहीं तुम लोगों को, है ना। आंसर आ रहा है, वो बाई चांस आ गया। वो एक अलग ही शॉर्ट ट्रिक से होता है ये क्वेश्चन, है ना, जो बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। हम्म क्या क्या? हाँ, नहीं नहीं, इसमें नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अभी सब छोड़ देना। क्या क्या? हाँ, ऊपर का। हाँ, वो कैंसिल आउट हो गए ना, वो बाई चांस दोनों सेम निकले। बाई चांस दोनों क्या निकले? सेम निकले ना, तो इसलिए कैंसिल आउट हो गए। हाँ।
ये बताया तो था कल। क्यों? जैसे जैसे आप ऐसे चलोगे टेम्परेचर क्या होता जाता है? कम। तो कम हो रहा है ना। और एल ए सब कुछ कह दिया कांस्टेंट, इसलिए कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है ना। देखो क्वेश्चन में स्टडी स्टेट लिखा है, देखो। हाँ। क्या? क्या करना है? ए और बी को पहले सॉल्व किया। क्या किया है? तुमने 18 लिख दिया इधर। इधर 2 के। अच्छा, इन दोनों को सॉल्व किया क्या? यहां से है क्या? सही है, आ तो गए दो आंसर। अरे तो एक ही है, तो देख लो ना कौन सा पूछा उनने, कौन सा पूछा है। ए और बी इक्विलिब्रियम में है। ए और बी इक्विलिब्रियम में है। कौन से जंक्शन का पूछा उनने? ए और बी का। तो उसका कितना है? और 74। तुमने तो थीटा वन क्या माना है? आंसर क्या दिया है? इसका लेकिन तुम्हारा तो थीटा वन कितना निकल रहा है, 116 निकल रहा है। हाँ, ये आ रहा है ना, वन थीटा वन 116। हम्म। हो गए। कॉपी बंद करके बैठे हो मस्त। क्या स्क्रीन लॉक हो जाती है क्या थोड़ी देर बाद? क्यों? फिर सीधा वहां पे चालू होगी एग्जाम में? हो गए सारे क्वेश्चन? करो थोड़े, है ना। तुमने कितने करे? ये भी करो। क्यों, तुम्हारी सहेली कहाँ गई? क्यों, क्या हो गया? ये अभी भी नहीं आई? होगा सारे क्वेश्चन? खत्म करो उन्हें। ठीक है। किसी और को कुछ पूछना है? हाँ। थ्योरी क्वेश्चन भी रहेंगे। और सुनो।
हाँ पेपर ठीक है। नहीं टारगेट में से नहीं इस बार। अच्छा टारगेट कितना है? टारगेट वाइज कम से कम 70 नंबर तो लेके आया करो। आपके 70 नंबर मतलब आपको सेफ रखेंगे। ठीक है। चलो। एकदम 100। हाँ?